हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक अगेन ऑल इन वन क्लासेस। आशा है कि आप सभी लोग क्या होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ऐसे जोरों शोरों से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जैसे कि हमने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच दिसंबर 2025 लॉन्च कर रखा है, और इसी सीरीज में हमारा जो है अगला सब्जेक्ट आने वाला BCOC 137। इसका जो है मैंने थ्योरी पार्ट पहले ही पार्ट 1 के रूप में अपलोड कर दिया था। चूंकि थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने क्या करा, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसकी थ्योरी और इसका प्रैक्टिकल के लिए एक अलग ही वीडियो जो है मैंने बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाए हुए हैं। बगैर उसको समझे हुए आप ये चैप्टर देखोगे तो समझ तो आएगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे कि पता है, सबसे पहले हम कंटेंट पढ़ते हैं। चूँकि इसमें कंटेंट सिर्फ हमारा एक ही चैप्टर है, अमलगमेशन ऑफ कंपनी और विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। जैसे कि बच्चों आपको पिक्चर में दिख रहा होगा अमलगमेशन। इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें सर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ये है ए, जिसने क्या है, नीला कलर का ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, और एक व्यक्ति क्या है बी, जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी है। और जब ये दोनों मिल रहे हैं तो एक नए व्यक्ति का जन्म हो रहा है, जिसका क्या नाम मैं कह दूँ, AB। जिसमें कुछ इसने इससे चीज़ें चुराई है, कुछ इसने इससे ली होगी, पर इसमें दिख नहीं रहा कलर में। और एक नया ही जो है AB व्यक्ति नाम का क्रिएट हो गया। हाँ जी बच्चों, तो कुछ इसी प्रकार का हम अमलगमेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अमलगमेशन की डेफिनेशन की तरफ। आप बच्चों डरियो, आप बच्चों डरना मत इस चैप्टर से। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आखिरी तक आते आते आप इस चैप्टर को क्या बोलोगे, हैं ये ऐसे इतना से इतना आसान चैप्टर, इतना आसान चैप्टर, इससे हम डर रहे थे, अब ऐसा बोलने लग जाओगे। तो ठेम इसी प्रकार हम चलते हैं अपने सबसे पहले मीनिंग की तरफ। मीनिंग, अमलगमेशन का मीनिंग क्या कहता है? अमलगमेशन कहता है मीन्स कॉम्बिनेशन, क्या, किसी भी टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी दो या दो से ज़्यादा। कौन सी कंपनी सर? एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी अभी क्रिएट हो चुकी है, यानी एग्जिस्टेंस में है। और जब वो दोनों क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं और एक नई कंपनी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो इसी को ही क्या कहते हैं हम, अमलगमेशन। जैसे मान लो ए कंपनी है, पहले से ही बनी हुई है, हमें कुछ नहीं करना। ऐसी है दूसरी कंपनी है बी, ये भी पहले से बनी है। जब ये एक दोनों इन दोनों साथ में आते हैं तो एक नई कंपनी क्या बनाते हैं, AB। इसे ही हम कहते हैं अमलगमेशन। सर कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है अमलगमेशन का? हाँ, सबसे रिसेंटली प्रैक्टिकल एग्जांपल VI। देखो वोडाफोन और आइडिया। वी से क्या है, वोडाफोन पहले से ये कंपनी चली आ रही थी, और साथ में आइडिया, ये भी पहले से ये कंपनी चली आ रही है, पर ना तो ये बढ़िया परफॉर्म कर पा रही थी, ना ही आइडिया बढ़िया परफॉर्म कर पा रही थी। तो जब हम इन्होंने क्या करा, आपस में क्या कर लिया, मर्ज कर लिया, यानी आपस में एक दूसरे के साथ आए, बोला कि हम दोनों क्या करते हैं ना, क्योंकि हम दोनों ही बिजनेस में बढ़िया घाटा खा रहे हैं और बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो हम एक साथ आ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। क्या पता हम इस बार अपने आप को क्या कर सके, बढ़िया परफॉर्म कर सके। तो इन्होंने एक नई कंपनी बना ली VI। ठीक है बच्चों, हाँ जी सर समझ आ गया। VI तो हम सिम भी है हमारे पास प्रैक्टिकली। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, यानी AS14, यानी अमलगमेशन के लिए अलग से ही AS बना दिया। जैसे AS3 किसको डील करता था, CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी मैंने क्या करा, एक अलग पार्ट में न्यूमेरिकल अपलोड कर रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी एक बार रेफर कर देना। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अमलगमेशन चैप्टर की तरफ, बिना कुछ इधर से उधर अपने आप को भटकाते हुए। ठीक है, तो बच्चों अमलगमेशन कितने टाइप का होता है? हैं सर अमलगमेशन के टाइप होते हैं? हाँ बच्चों, अमलगमेशन के दो टाइप्स होते हैं। एक तो मर्जर होता है, क्या बच्चों, एक होता है मर्जर और एक होता है परचेस। एक होता है मर्जर और एक होता है परचेस। सर इन दोनों में अंतर क्या? देखो दोनों का मतलब एक ही है, A+B मिलके AB बनना है। देखो बनना यही है, लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका मर्जर। मर्जर का मतलब होता है अपनी इच्छा से आना, क्या, अपनी विश। ठीक है, जब दो कोई भी दो कंपनी अपनी इच्छा से आती है, यानी उस पर किसी प्रकार कोई दबाव नहीं होता, और मिलके एक नई कंपनी बनाने को चाहती है कि वो नई कंपनी खोले ताकि वो बढ़िया परफॉर्म कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, पर जब कोई ज़बरदस्ती, यानी A पावरफुल कंपनी है, मान लो C स्मॉल कंपनी है, तो जब पावरफुल कंपनी ज़बरदस्ती C को अब क्या कर लेती है, खरीद लेती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परचेज। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। एलोन मस्क, यानी टेस्ला, कौन नहीं जानता, ट्विटर को ज़बरदस्ती खरीद लिया, पैसा है भाई, खरीद तो सकते हैं ना। नहीं प्यार से मान रहा था तो उसने क्या करा एलोन मस्क ने,
ट्विटर को पैसों से खरीद लिया। तो जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो हम उसे मर्जर नहीं करेंगे, क्योंकि ट्विटर कभी नहीं चाहता था बिकना अपने आप को, पर पैसों के दम पे एलोन मस्क ने खरीद लिया, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे। और जब जैसे वीआई, दोनों अपनी इच्छा से आए ना, तो वीआई ने आइडिया को खरीदा ना आइडिया ने वीआई को, दोनों एक साथ अपनी इच्छा से आए और क्या करा, अपनी एक नई कंपनी वीआई को चालू करी। तो बच्चों पेपर में जो है पूछते हैं कि बताओ मर्जर के क्या क्या कंडीशन है, यानी इसमें डिफरेंस पूछेंगे पेपर में एक तो, कि बताओ मर्जर में और परचेस में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बता दिया, लेकिन पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना, पेपर में कैसे आप बता दोगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, कंडीशन जहाँ पर हम बोलेंगे कि वो मर्जर हुआ। सबसे पहला, जितनी भी एसेट और जितनी भी लाइबिलिटी है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी की, वो क्या बन जाएगी, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। सर ये क्या कर दिया, जैसे मान लो ए कंपनी है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे एसेट आएगा, यहाँ पे लाइबिलिटी। ऐसी बी कंपनी है, इसके पास यहाँ पे एसेट आएगा और यहाँ पे लाइबिलिटी। तो इन दोनों कंपनी की जब टोटल इन दोनों कंपनी की जितनी लाइबिलिटी और इन दोनों कंपनी की जितनी एसेट है, ऐसा का ऐसा ही उठ के ए बी नई कंपनी क्रिएट हुई है। चलो यहाँ बनाया तो मैं अलग कलर से, ए बी जो कि क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो ए कंपनी की क्या खुद की कोई लाइबिलिटी है, खुद की एसेट है, बी कंपनी की खुद की लाइबिलिटी है, खुद की एसेट है। जब ऐसी की ऐसी इन दोनों की लाइबिलिटी जुड़ के ए बी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाए और इन दोनों का एसेट जुड़ के बी कंपनी का ए बी कंपनी का क्या हो जाए, एसेट हो जाए, तो ये क्या हो, इस कंपनी को क्या कहेंगे हम, इस कंपनी को मर्जर हुआ है। यानी बिल्कुल ही दोनों कंपनी अपनी इच्छा से आई है, किसी पर कोई दबाव नहीं डाला है। तो देख दोनों कंपनी का एसेट और दोनों कंपनी की लाइबिलिटी क्या बन जाए, बिकम बनना क्या, दूसरी कंपनी जो नई कंपनी बन रही है उसकी एसेट और उसकी लाइबिलिटी। ठीक है, जो शेयर होल्डर, यानी जाहिर सी बात है कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होंगे, शेयर होल्डर होंगे, उसका 90% इक्विटी शेयर, यानी जो उसके शेयर होल्डर है, मालिक जो उन कंपनी का मालिक थे, उनके 90% मालिक जो है वो नई कंपनी में भी बन जाए। मतलब जैसे मान लो ये ए कंपनी, आपको बस इसमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, ये बी कंपनी और ये ए बी कंपनी। तो ए कंपनी का मान लो 10 मालिक थे, बी कंपनी का मान लो 20 मालिक थे, 100 मालिक थे मान लो। ठीक है, तो इस 10 मालिक का मान लो 90% कितना, 9, और इसका 90, यानी ये कह रहे हैं कि ए कंपनी का 9 मालिक और बी कंपनी के 90 मालिक, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, 99। तो ए बी कंपनी के 99 मालिक होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इसे मर्जर नहीं करेंगे, हम इसे क्या करेंगे, परचेज करेंगे, यानी आपने डरा धमका के लिया है। तो दोनों कंपनी के 90% मालिक जो है नई कंपनी में भी क्या होंगे, मालिक होंगे। कंसीडरेशन क्या होगा, कैसा कंसीडरेशन, जाहिर सी बात है, एक और कंपनी मिल रही है, तो दो कंपनी बंद हो रही है, एक नई कंपनी खुल रही है। तो एज पर द लॉ ऐसा कहा जाता है कि जो दो कंपनी के 90% मालिक है उसको क्या करोगे आप, शेयर इशू करोगे, तभी वो मालिक होंगे ना। किसी भी कंपनी में मालिक बनने के लिए क्या होता है, उस कंपनी के क्या खरीदने पड़ते हैं, आपको शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, कंसीडरेशन, यानी पैसे के बदले में क्या देना पड़ेगा, पैसे ही नहीं देके आपको क्या करने होंगे, अपनी कंपनी के उसे शेयर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, और बिजनेस जो है इस ट्रांसफर ऑफ कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कंटिन्यू। मतलब जैसे वी और आई, जैसे मतलब बच्चों वी और आई मिलके उन्होंने वी आई चलाया और वी आई कंपनी चल रही है, ये नहीं करा कि उन्होंने बंद कर दिया वी आई कंपनी को, नहीं, वो कंपनी क्या है, चलनी भी चाहिए। तो देखो बिजनेस जो कि ट्रांसफर कंपनी ने मिलकर बनाई है वो क्या, टू बी कंटिन्यू, यानी उस बिजनेस को चलना भी चाहिए। और नो एडजस्टमेंट इन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है जैसे ये ए कंपनी है, ए कंपनी में लाइबिलिटी और एसेट होगा, ये बी कंपनी है, बी कंपनी में भी लाइबिलिटी और एसेट होगा, और हम नई कंपनी बना रहे ए बी। तो ये बता क्या कह रहे हैं, मान लो जैसे ए कंपनी की एसेट है, आपको पता होगा कि कंपनी के बुक में हम जो भी सामान जितने रुपए में खरीदते हैं उतने रुपए में दिखाते हो। तो ए कंपनी ने लैंड खरीद रखी थी, मान लो आज से 2000 में, सन 2000 में, तो उस समय उन्होंने 1 लाख की लैंड खरीदी थी। पर क्या 2025 में उस लैंड की वैल्यू बढ़ी नहीं होगी, सर बढ़ी होगी, जाहिर सी बात है, 1 लाख की होगी 1 करोड़। तो कंपनी एक्ट क्या कहता है, यानी अमलगमेशन का AS 13 क्या कहता है, जो आप ए बी नई कंपनी बनाओगे ना, तो उसमें आप एसेट की जो वैल्यू है लैंड की, वो 1 ही लाख लोगे, ये नहीं 1 करोड़ लोगे। जो बुक में थी ए और बी की वही ऐसी डिट्टो बिल्कुल ही कट कॉपी पेस्ट करोगे ए बी कंपनी में, ये नहीं कि उसमें कुछ चेंजेस कर दोगे आप मार, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये कह रहा है कि अगर इनमें से एक भी कंडीशन क्या होगी, वो इलेट हुई, यानी इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम इसे मर्जर नहीं कहेंगे, हम इसे क्या कहेंगे, परचेस, यानी ज़बरदस्ती आपने कंपनी को खरीदा है। आई होप आपको एक कंडीशन समझ आई होगी कि जब भी पेपर में पूछे कि मर्जर में और परचेस में क्या अंतर है, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि
तो किसी भी कंपनी को ये कब कहा जाएगा कि मर्जर करा है उसने या वो क्या करा, परचेज करा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ी है। तो आपको पेपर में क्या लिखा है, अगर पेपर में पूछा मर्जर और परचेज में क्या अंतर है, उसे डिफरेंशिएट करो, तो आप बताओगे मर्जर होने के लिए ये 5 कंडीशन लिख के आओगे। ठीक है, क्या क्या, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑल द एसेट एंड द लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी क्या हो जानी चाहिए, एसेट एंड लाइबिलिटी हो जानी चाहिए ट्रांसफर कंपनी की। ठीक है, दोनों कंपनी के 90% जो है शेयर्स के मालिक जो है वो नई कंपनी के भी मालिक होने चाहिए 90% के। ठीक है, जो 90% मालिक जो बने हैं उनको क्या है, नई कंपनी के शेयर्स उन्हें मिलने चाहिए। ठीक है, बिजनेस जो ट्रांसफ़र करा है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यू, यानी वो बिजनेस चलना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस किताबों में ही उस कंपनी को चालू करके छोड़ दिया, रियली में काम नहीं कर रहा। और आप कोई भी क्या करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, यानी बुक वैल्यू को छेड़छाड़ नहीं करोगे। अगर लैंड 1 लाख की दिख रही है तो 1 करोड़ की नहीं करोगे। अगर कंपनी ने इनमें से एक भी कंडीशन क्या करी, नहीं मानी, तो हम क्या कहेंगे, उसने मर्जर करा और उसकी फिर हम अलग तरीके से क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों, परचेज के केस में जो है हम अकाउंटिंग किस तरीके से करते हैं, परचेज के केस में अकाउंटिंग होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये क्या है, एक मेथड का टाइप होता है। यानी बहुत, जैसे गुडविल आप करते हो तो 3-4 तरीके मेथड होते हैं ना गुडविल निकालने के, ऐसे ही मर्जर के केस में आप इस मेथड से क्या करोगे, अपनी बुक्स को बनाओगे। जाहिर सी बात है ना, ए बी कंपनी नई क्रिएट हुई है, हालांकि उसके बदले में क्या, ए और बी कंपनी क्या हो गया, बंद हो गया। तो जाहिर सी बात है ना, ए कंपनी तो बंद होगी तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं। लेकिन जो ए बी कंपनी नहीं बनाओगे वो किस किस बेस पे बनाओगे, वो सिर्फ इसी बेस पे बनाओगे। ठीक है, मर्जर के केस में तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, देखो, एक तो एसेट एंड लायबिलिटी बिल्कुल सेम होती है, कुछ करना ही नहीं है, जो ए में दिख रहा है बी में दिख रहा है उन सबको क्या कर दो, ऊपर से ऐसे उठा के रख दो। नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अब एक चीज़ बताओ, अगर कोई कंपनी बच्चों बंद हो रही है, जैसे ये और कंपनी यहाँ बंद हो रही थी, कंपनी कब बंद हो रही होगी, जब ये मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रही होगी, यानी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो क्या आप इमेजिनेशन कर सकते हो उसकी कोई गुडविल होगी मार्केट में। गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है स्टेटस। अगर आपका स्टेटस बढ़िया है तो इसका मतलब क्या है, आप एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते हो, आपके पास अच्छी खासी इनकम आ रही है आपके घर में। ठीक है, अगर एक बात बताओ, अगर एक कंपनी की गुडविल होती मार्केट में तो बंद ही क्यों होती है। जैसे टाटा, टाटा की गुडविल है तो टाटा क्यों चाहेगी कि मैं किसी और में अपने आप को बंद करके नया मर्जर करूँ। कोई भी कंपनी कब मर्जर करेगी, जब उसकी कंडीशन क्या होगी, वो बढ़िया नहीं होगी। तो इसमें गुडविल नाम का कोई वर्ड आता ही नहीं है। यानी गुडविल अगर मान लो कंपनी में है भी तो क्या करोगे, आप गुडविल को नहीं लोगे। ठीक है, और जितने भी रिजर्व्स है, यानी अब ए कंपनी ने कुछ तो रिजर्व बनाए होंगे ना, अब बी कंपनी ने भी कुछ रिजर्व बनाए होंगे, वो ऐसा क्या ऐसा ही आप क्या करोगे, ए बी कंपनी में भी रिजर्व को ले लोगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारा मर्जर का थ्योरी पोर्शन था। ऐसे ही हम परचेज का एक बार थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं और आखिरी में मैं आपको क्या करूँगा, करा दूंगा, दोनों का क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने परचेज की तरफ। यानी अब कब कहेंगे कि हमने परचेज करा, सबसे पहली कंडीशन, अगर ऊपर की ये 5 कंडीशन जो हमने पढ़ी है, अगर ये 5 कंडीशन जो हमने पढ़ी है इनमें से एक भी कंडीशन आप फॉलो नहीं करते तो आपने क्या करी है, परचेज करी है। ठीक है, तो सिंपल से आप समझ गए, परचेज के वक्त आपको क्या लिखना है, उनमें से लिख देना, पहले 5 कंडीशन लिख देना जो मर्जर की थी, 1 2 3 4 5। फिर लिख देना अगर हमने इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी है, इफ़ वी डू नॉट सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन ऑफ द मर्जर देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ परचेज। तो क्या, तो इसे हम क्या कहेंगे, परचेज करेंगे। ठीक है, और देखो कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गया है, इफ़ द अबव मर्जर कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड इट इज़ परचेज। ठीक है, अब देखो परचेज में क्या होता है, आप मैंने ज़बरदस्ती परचेज करी है तो इसमें क्या होगा, इसमें एसेट एंड लायबिलिटी जो है कैसे रिकॉर्ड करूँगा, बढ़े हुए अमाउंट पे, रीवैल्यूड अमाउंट में। यहाँ पे इच्छा से ए और बी कंपनी नहीं आई है, यहाँ पे ए कंपनी मान लो पावरफुल है और ये बी कंपनी मान लो थोड़ी सी वो है, वीक कंपनी है। तो ए ने ज़बरदस्ती खरीदा है, बी कंपनी को नहीं बोला है कि आ मिल के काम करते हैं। तो अगर मान लो मैंने ज़बरदस्ती खरीदा है तो इसके पास मान लो एक लैंड है, वो इसने 2000 में 1 लाख का खरीदा था, आज वो 1 करोड़ का है। जाहिर सी बात है ना, मैं क्यों खरीदूंगा किसी कंपनी को, मुझे उस कंपनी में कुछ चीज़ बढ़िया लगेगा। तो जो अब मैं नई कंपनी बनाऊंगा, ए और बी मिलकर एक नई कंपनी बनेगी, ए बी। ठीक है, हालांकि उसका मालिक कौन रहेगा, ए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़बरदस्ती खरीद रहा है बी को। तो वो क्या करेगा, ए बी कंपनी अपनी बुक में लैंड को 1 करोड़ रुपए का दिखाएगा, ना कि 1 लाख का। ठीक है, बस यही अंतर होता है परचेस और मर्जर में। क्या, जो भी हमारा एसेट और लायबिलिटी होगा वो हम किस पे दिखाएंगे, रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाएंगे। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज होगा, जाहिर सी बात है ना, एक कंपनी क्या करे, ज़बरदस्ती खरीद रही है किसको, बी कंपनी को, तगड़ा पैसा होगा जब भी तो खरीद रही है बच्चों। बिना अगर तगड़े पैसे के क्या कोई कंपनी खरीदी जा सकती है, नहीं। तो ए का क्या होगा, मार्केट में नाम होगा, गुडविल होगा। जैसे अडानी का इस समय क्या गुडविल है, वो चाहे तो इस समय
उसका मतलब इतना क्रेज चल रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी को भी वो खरीदने की इसमें क्या रखती है, हैसियत रखती है। ठीक है। रिजर्व्स एंड वही बात है, रिजर्व्स आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड लेके चलोगे। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं मान लो जैसे मैं एक ए कंपनी हूँ पावरफुल और बी कंपनी को मैं खरीदने जा रहा हूँ, तो बी कंपनी को कुछ तो पैसे दूंगा, ज़बरदस्ती खरीद रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है बी कंपनी खुद के लिए लड़ेगी भी तो, यानी वो चाहेगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेट में मांग सकूँ उतना ले लूँ। तो बच्चों परचेज कंसीडरेशन, तो यहाँ पे क्या वर्ड आता है, परचेज कंसीडरेशन। परचेज का मतलब होता है खरीदना, कंसीडरेशन का मतलब होता है पैसे में, यानी कितने पैसे में मैंने उस कंपनी को खरीदा, वही होता है परचेज कंसीडरेशन। तो आप सपोज कर लो ये बी कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, एक बी कंपनी की, आप सपोज कर दिया बी कंपनी का। मैं कह रहा हूँ बी कंपनी में एसिड 1 करोड़ का है, लाइबिलिटी 50 लाख की है, क्या है 50 लाख की। तो अगर मान लो मैं ये कंपनी खरीद लेता हूँ, सपोज कर लो मैं खरीद ही रहा हूँ कंपनी, तो देखो मेरे पास एसिड यानी 1 करोड़ रुपया आया, और 1 करोड़ में सिर्फ मुझे 50 लाख रुपए देने हैं। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या हो गया, 50 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा, तो बस इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा कि क्या, मैंने कैपिटल रिजर्व हो गया, यानी मैंने क्या करा, कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर दिया, यानी मेरे को क्या हुआ, यहाँ 50 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। वहीं सपोज लो बी कंपनी है, मान लो, ठीक है, ये इसकी लाइबिलिटी कितनी है, सपोज कर लो इसकी लाइबिलिटी होगी 1 करोड़, कितनी होगी आप, 1 करोड़, और एसिड कितनी है इसके पास, 50 लाख। हो सकती है ना बच्चों, कोई बात नहीं, कंपनी है बड़ी, वो बढ़ना चढ़ना वो कंपनी का तो चला जाता है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस कंपनी को आप खरीदूँ तो मेरे को 50 लाख का लॉस होगा। ठीक है, लेकिन मैं जब भी इस कंपनी को ज़बरदस्ती खरीदना चाहता हूँ, क्यों, कुछ तो खास बात होगी इस कंपनी को खरीदने के चक्कर में। मान लो इस कंपनी, चाहे इस कंपनी की पोजीशन कितनी भी खराब क्यों नहीं है, पर इसकी मार्केट में नाम है, फेम है, मतलब रुतबा है इसका। ठीक है, जैसे बाईजूस देख लो, शुरू में बाईजूस जब धीरे धीरे खराब होने लगी थी तो बेसिक कितनी फाइनेंशियल पोजीशन खराब क्यों नहीं थी इसकी। बाईजूस देख लो, जैसे कितनी भी पोजीशन इसकी मार्केट में खराब क्यों नहीं थी, लेकिन अगर मान लो उस समय कोई खरीदना चाह रहा था तो वो क्यों खरीदता उसको, बाईजूस को, क्योंकि उसने मार्केट में नाम ले रखा था, हर घर में बाईजूस का नाम चल रहा था, यानी बाईजूस का ऐड आता था, बाईजूस मतलब सरकारी नौकरी पक्की, कुछ इस तरीके से उन्होंने कैंपेन चला रखा था बाईजूस में। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेरा क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे मेरा क्या क्रिएट होता है, गुडविल, क्योंकि मैंने गुडविल की वजह से मैं उसे महंगे दामों पे खरीद रहा हूँ। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अमलगमेशन सीख लिया। क्या, अमलगमेशन, अमलगमेशन का मतलब क्या हुआ था बच्चों, जहाँ पे सर ए कंपनी आती है, बी कंपनी आती है, और दोनों मिलके क्या करती है, ए बी नई कंपनी क्रिएट करती है। ठीक है सर, ये हमने कहा अमलगमेशन। फिर सर आपने हमें बताया कि इसमें 2 टाइप होता है, एक होता है मर्जर, जब दोनों कंपनी अपनी इच्छा से आ रही है, एक होता है परचेज, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को ज़बरदस्ती खरीद रही है। फिर मर्जर में हमने 5 कंडीशन पढ़ी, अगर ये 5 कंडीशन फुलफिल होगा जब भी हम कहेंगे मर्जर। और परचेज में भी हमने 5 कंडीशन पढ़ी है सर, परचेज में ऐसी कोई कंडीशन, अरे बच्चों ये 5 पॉइंट लिखोगे, आखिरी में ये नहीं लिखोगे, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन वायलेट होगी तो वो परचेज कहलाएगी। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो कंटेंट तो आपको आना चाहिए ना पेपर में लिखने के लिए, आपको तो पता चलिए आप यहाँ पे ये मर्जर है, परचेस है, पर एग्जामिनर को कैसे बताओगे, लिख के ही तो बताओगे। तो हम चलते हैं अब दूसरा तरीका, रिकंस्ट्रक्शन। क्या, रिकंस्ट्रक्शन, ये बच्चों होता है क्या होता है, जैसे मान लो ये ए कंपनी है, अब कोई मर्जर वर्जर नहीं होगा, ये रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन में से हम पढ़ते हैं, सॉरी फ़ोन आ गया था किसी का। रिकंस्ट्रक्शन में मान लो ये ए कंपनी है, क्या है ये, मान लो ये ए कंपनी है, ठीक है, इसकी लाइबिलिटी तो है 1 करोड़, और इसका एसेट है 50 लाख का। क्या है, एसिड 50 लाख का है। तो आप इसको देख के क्या कहोगे, सर इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि कंपनी घाटे में चल रही है। क्यों, क्योंकि अगर अभी कंपनी बंद हो जाए तुरंत के तुरंत, सपोज कर लो, तो कंपनी सभी एसिड को बेच के 50 लाख रुपए ले पाएगी, लेकिन उसकी लाइबिलिटी यानी उसको पे 1 करोड़ करना है, तो 50 करोड़, 50 लाख का उसे क्या हो जाएगा, अभी भी उसे अरेंज करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए लाइबिलिटी को। ठीक है। तो एक कंपनी चाह रही है कि नहीं यार, मैं मतलब मैं एक कंपनी वाले चाह रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस बंद ना करूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक नया तरकीब सोच रहे हैं। उसे एक उसके अकाउंटेंट ने, यानी उसके किसी सीए ने, सीएफओ ने, बड़े लेवल के बंदों ने क्या करा, उसे एक सजेशन दिया कि आप एक काम करो, किसी एक कंपनी को किसी की भी कंपनी के साथ मिलकर एक नई कंपनी बना के क्या करो, चालू कर लो। वो कह रही है कि नहीं, मुझे इस तरीके से नहीं करना, मुझे ए ही कंपनी में रह के अपने आप को ठीक करना है। तो ए कंपनी क्या कह रही है, ए कंपनी कह रही है हम एक ऐसा प्लान बनाते हैं, यानी वो एक साथ मिल के आए कि ऐसा प्लान बनाते हैं, हम ये पहले पता करते हैं कि रीज़न क्या है, हमारी इनकम क्यों नहीं हो रही, सबसे पहले ये रीज़न ढूंढो। तो उन्होंने क्या करा, रीज़न को ढूंढा, और फिर क्या करा, उस पर बढ़िया से एक्शन लिए, करेक्टिव एक्शंस, यानी वो करा कि जो जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी कंपनी में उन सबको क्या करा, सॉल्यूशन निकाला। ठीक है, और अपनी कंपनी को क्या करा, ठीक कर लिया।
तो देखो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रीऑर्गेनाइज करना। कौन सी कंपनी, वो कंपनी जो कि फाइनेंशियली रूप से क्या वाइंडिंग अप होने वाली है, यानी बंद होने के कगार पर आ गई। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर तुरंत अभी कंपनी बंद हो जाए तो 50 लाख का सभी भी लॉस होगा, और वो कंपनी बंद नहीं होना चाहती है। यानी हम चाहते हैं कि कंपनी बंद ना हो, क्या हो, चलती रहे। तो बच्चों रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन में सेम कंपनी कंटिन्यू रहती है, यानी वो कंपनी बंद नहीं होती है। बस बताऊँ क्या होता है, एसेट लाइबिलिटी और उनके जो शेयर्स कैपिटल या जो भी चीज़ अलग है वो क्या होता है, रीअरेंज होते हैं, नए तरीके से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चों को पता है एक बार कोई कंपनी खुल जाए तो जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत करी है, सोचो उसको कितना दुख होता होगा उस कंपनी, जब वो कंपनी बंद हो जाती है। क्योंकि मार्केट कंडीशन बढ़िया नहीं है, कोई भी कुछ हैपनिंग होगी, मिस हैपनिंग जो उस बिजनेस के लिए बढ़िया नहीं है। तो आप भी जैसे मान लो, आप भी क्या पेपर में आखिरी दम तक हाथ पैर मारते रहते हो ना, कभी कोई पेपर मारो डिफिकल्ट आ गया, नहीं आ रहा समझ, हाथ पैर तो मारते हो। तो ठीक उसी प्रकार है, ये आखिरी हथियार होता है किसी भी कंपनी का कि वो बचा सके अपनी कंपनी को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वो हर वो चीज़ करने को तैयार होती है कंपनी जिससे कि उसी कंपनी क्या हो सके, बच सके, लॉसेस कम से कम हो सके, लाइबिलिटी कम से कम हो सके हमारी, और हमारा फाइनेंशियल पोजीशन यानी मार्केट में जो हमारी कंपनी पिटी चुकी है उसे हम कैसे भी करके खड़ा कर दे दोबारा। ठीक है, तो समझ गए आई होप बच्चों। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक कंपनी जो बंद होने के कगार पे है, यानी बंद ही हो जाएगी किसी भी पल, पर वो आखिरी टाइम पे जो वो क्या करती है, एफर्ट मारती है ना, उसे ही कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। और इसलिए और दूसरा तरीका, हमें कभी भी मन से हार नहीं मानना चाहिए, कितनी भी वर्स्ट वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना आ जाए। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन। सर ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग हमें समझ आया, तो रिकंस्ट्रक्शन के भी सर पढ़ा दो आगे। मतलब आगे क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन के दो टाइप होते हैं बच्चों। क्या, दो टाइप। एक होता है इंटरनली, यानी अंदर ही अंदर अपनी अपनी डिपार्टमेंट के अंदर क्या करना, कमियां ढूंढना और उसे ठीक करना। और एक होता है क्या, एक्सटर्नली, यानी सपोज करो मेरा डिपार्टमेंट ठीक है, यानी हमने सब चीज़, हमारे कंपनी के अंदर सब चीज़ ठीक चल रहा है, लेकिन बाहर की वजह से क्या हो रहा है, हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो अगर मान लो इंटरनली रिकंस्ट्रक्शन बढ़ता है, यानी रीऑर्गेनाइज करना, क्या, अपनी कंपनी को, अपने कंपनी को बिल्कुल ही क्या करना, नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, इसमें क्या पर्पज़ होगा हमारा, सेम पर्पज़, लॉस को क्या करना, कम करना। फाइनेंशियल डिफिकल्टी का मतलब क्या, फाइनेंशियली लायबिलिटी को कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला, हम मान लो मैं कंपनी हूँ, ठीक है, कंपनी का मैं मान लो मेन डायरेक्टर हूँ, मैंने ही कंपनी खड़ा करा, तो मैं क्या कहूँगा, कंपनी के और भी ओनर होंगे, मैं और मालिक के पास जाऊँगा, बोलूँगा कि आप क्या करो, आप अपने वो जेब से पैसा दो। मतलब आप मान लो 1 करोड़ के मालिक हो, तो मैं कहूँगा देखो चूंकि कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, क्या होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है। अगर इस समय कंपनी बंद हुई, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपके जेब से पैसे चले जाएंगे 50 लाख रुपए। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ आखिरी बार इस कंपनी को बचाना, तो आप 1 करोड़ की जगह क्या करो, 50 लाख रुपए सरेंडर कर दो, यानी 50 लाख रुपए कंपनी को डोनेट कर दो, रिजर्व दे दो 50 लाख को। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, एक आदमी है वो क्या करेगा, मरता क्या नहीं करता, वही वाली बात है ना। तो वो तैयार हो जाता है, चलो ठीक है सर, आप क्या करो, आप अपनी आखिरी एफर्ट लगाओ। मैंने क्या करा, मैं 1 करोड़ का मालिकाना हक रखता था, पर मैं आप सिर्फ 50 लाख रुपए का मालिकाना हक रखता हूँ, 50 लाख रुपए मैंने कंपनी को डोनेट करा। तो देखो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ी सी तो लाइबिलिटी कम हुई, यानी 50 लाख रुपए तो कम हो गए। फिक्टिशियस एसेट, यानी वो एसेट, फिक्टिशियस एसेट, तो बोल रहा है क्या, कंपनी ने क्या कहा, फिक्टिशियस एसेट को कम करो। सर फिक्टिशियस एसेट, ये तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं। बच्चों कुछ नहीं है, नाम ही चेंज कर देते हैं। फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कंपनी है वो डूबने के कगार पे, जैसे बायजूस की तरह, पर एडवर्टीजमेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे कंपनी के अंदर इतनी खराब सिचुएशन है, लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन शाहरुख खान को जरूर हायर करना है और उनसे बायजूस का ऐड जरूर करवाना है। तो कंपनी क्या करेगी आप बताइए, जब कंपनी डूबने के कगार पे, एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रही है, तो क्यों ऐसे फ्री फंड का खर्चा करना जो अभी हमें नेसेसरी नहीं है। तो उसको क्या करना, ऐसे खर्चों को ख़त्म करना, यानी रोक देना। तो इसे क्या कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट को क्या करना, ख़त्म करना। एसेट लायबिलिटी को दोबारा क्या करना, रिवाइज करना। यानी जैसे मान लो ये ए कंपनी है, इसके कुछ एसेट हो गए, ये इसके की लाइबिलिटी होगी, यानी जितनी लाइबिलिटी कम हो सकती है, यानी मैं वो करना, शेयर होल्डर को कहना कि आप अपने क्या करो, कुछ अमाउंट कम कर लो, ताकि क्या हो सके, लाइबिलिटी कम हो सके। ठीक है, डेटर यानी डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर पता है ना आपको, लोन, यानी आपने क्या करा, किसी आदमी से लोन ले रखा है, ठीक है, डिवेंचर, आप उसके पास जाओ, बोलो कि मैं आपको जो है इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा अभी, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या है, ख़राब चल रही है बहुत। ठीक है, अब आप बताओ आपको क्या करना, आप चाहो तो अभी कंपनी बंद कर लो, अगर आप अभी कंपनी बंद कर दो तो आपको 50 लाख का लॉस ही होगा।
पर अगर मैं आखिरी एफर्ट मारना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कंपनी को एक दोबारा तरीके से खड़ा कर सकूँ। अगर दोबारा कंपनी खड़ी होगी तो मैं क्या करूँगा, अभी आपको 50 लाख रुपए का मुझे लोन चुकाना है, मैं आपको इससे ज़्यादा लोन दूंगा, यानी 60 लाख रुपए दे दूंगा अगर मेरी कंपनी बच गई तो भाई इसी सिचुएशन में कहाँ वो 50 लाख का लॉस खा लेगा अगर उसने अभी इस समय एक ही मदद नहीं करी। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, ठीक है चलो मैंने 50 लाख का आपको लोन दे रखा ना, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैंने 10 लाख रुपए माफ़ कर दिया, अब सिर्फ 40 लाख का आप पे लोन लिया। तो मैंने क्या करा, लाइबिलिटी को जितना कम हो सकता है कम करा। ठीक है, एसिड, जैसे मान लो मेरी लैंड है, मेरी बुक में लैंड अभी कितने की दिख रही है, 1 लाख की, क्योंकि मैंने 2000 में खरीदी है, सपोज करो, मेरा एग्जाम्पल हर जगह। लेकिन मैं क्या करूँगा, आप अपनी बुक में दिखाऊंगा 2025 की तरह, रिवैल्यू करो, अपनी बैलेंस शीट को बढ़िया दिखाओ, दिखाओ कि हमारे पास लैंड 25 करोड़ की हो गई है, वो 1 लाख की लैंड। ठीक है, क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज, इसका मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दिया, क्या जैसे वही 50 लाख का मान लो मेरा क्रेडिटर है, मैं क्या कहूँगा कि देखो मेरी कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है, अगर मेरी कंपनी अभी बंद हो जाएगी तो आपको उस 50 लाख का लॉस हो जाएगा, यानी 1 रुपया नहीं मिलेगा। आप काम क्या करो, 10 लाख रुपए कम कर दो, यानी सिर्फ 40 लाख रुपए मैं अपनी बुक में दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को आपको सिर्फ 40 लाख रुपए देना है। क्या आप हाँ ये कहते हो? तो सामने वाले की मजबूरी है ना भाई, कहाँ उसे 50 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, कहाँ वो बोल रहा है कि चल 40 लाख 10 लाख रुपए दे के क्या पता कंपनी बच जाए, और कंपनी बच जाए तो मेरे को धीरे धीरे पैसे मिल जाए। रिस्क लेने को उसकी ही मजबूरी है क्रिएटर को, कि वो क्या हो, तैयार हो रिस्क लेने के लिए। तो जब हम इस तरीके से, यानी देखो यहाँ पे मैंने कोई भी बाहर का फैक्टर नहीं उठाया, खुद के लाइबिलिटी को कम करना चाहा, खुद के एसेट को बढ़ाना चाहा, तो ये क्या कंपनी का अंदर का काम है, क्या कंपनी का बाहर का काम है? नहीं। तो इससे हम क्या कहेंगे, जब इस तरीके से कोई कंपनी वर्क करने लग जाती है, सुधार अपनी कंपनी को सुधारने लग जाती है, तो इसे हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने एफर्ट डाला, देखो ज़्यादातर एफर्ट कंपनी जो है, कोई भी कंपनी जो बंद होने का कारण को इंटरनली डालती है। एक्सटर्नली एफर्ट क्या होता है, सपोज कर लो ए कंपनी है, जैसे विजय माल्या की कंपनी है ए। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, क्यों डरना। किंग फिशर कौन नहीं जानता, किंग फिशर किसी कंपनी है, भगोड़े विजय माल्या की। ठीक है, अब मान लो जाहिर सी बात है किंग फिशर इस समय बहुत ही मतलब उसकी जो कंपनी है बहुत ही वो नाजुक हालात में कभी भी बंद हो सकती है। ठीक है, और अगर विजय माल्या चाहे, सपोज को ले एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा, अगर वो इंडिया में आएगा, सचिवालय जेल में जाएगा, सपोज को विजय माल्या इंडिया में आ गया, वो चाह रहा है कि मैं अपने किंग फिशर को बचा लूँ कैसे भी करके, तो एक बात बताओ, वो लाइबिलिटी और एसेट में कुछ चेंजेस कर सकता है? वो जाकर अपने क्रेडिटर को कह सकता है भैया भैया क्रेडिटर कम कर लो, कम कर लो, यानी अपने जो है लाइबिलिटी कम कर लो और एसेट को मैं बढ़ा दूं, ताकि क्या कर सकूं, मैं अपनी कंपनी को बढ़िया तरीके से दिखा दूं? नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी यानी उसके क्रेडिटर को पता है अगर मैंने आज कम करा, कल को गवर्नमेंट इसको तो बंद करने वाली है, चाहे आज बंद कर ले या 2 दिन बाद बंद कर ले, ये मेरे को पैसे दे नहीं पाएगा, क्यों, नाम खराब हो गया विजय माल्या का। किंग फिशर का क्या है, मार्केट में नाम खराब हो गया। तो विजय माल्या ने क्या करा, विजय माल्या ने कहा बंद करो, किंग फिशर को बंद करो, काम वही रहेगा, सारा काम वही रहेगा। विजय माल्या भाई दिमागदार आदमी, उसने क्या करा, किंग फिशर को बंद करो, किंग फिशर की नाम की जगह क्या लिख दिया, सपोज करो स्पैरो लिख दिया, क्या स्पैरो, चिड़िया का नाम ही रखता हूँ। उसने एक स्पैरो नाम की नई कंपनी क्रिएट करी। आप देखो स्पैरो एक नई कंपनी, नया वर्ड, लोगों को क्या लगा ये नई कंपनी, नया वर्ड है, नया इसमें कुछ काम होगा, है क्या, किंग फिशर ही है, बस क्या कर दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया। जब इस तरीके से कंपनी अपने आप को बचाने लग जाती है, यानी वो चाहती कि नहीं मैं कंपनी बंद ना करूँ, चाहे नाम चेंज करके लोगों को क्या करूँ, एक बार कन्फ्यूज कर दूँ, ताकि लोग क्या कर सके, शुरू में मेरे पास एक बार विश्वास तो करे, कम से कम विश्वास करके मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करे, फिर बाद में मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि मैं अपनी कंपनी को बड़े लेवल पे ले जाऊंगा, उन सभी के पैसे क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। तो ये भी एक टेक्निक होती है बच्चों, ये भी टैक्टिक्स कहते हैं बिजनेस के डे टू डे में। ठीक है, और ये बहुत जगह यूज भी होता है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, यानी आपकी कंपनी का नाम इतना खराब हो चुका है कि आपकी कंपनी चाह के भी खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी खड़ी रहे, यानी मैं कंपनी में आप बंद नहीं करना चाहता, आप कंपनी का नाम चेंज कर दो, क्योंकि जब तक लोगों को एक खबर मिलेगी कि नहीं ये किंग फिशर वाली कंपनी है, इसने अपना नाम चेंज कर स्पैरो मिल गया, जब तक आपको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगर आपने उस टाइम में अपने आप को इतना ताकतवर कर लिया, अपनी बिजनेस को इतने लेवल पे पहुंचा दिया कि अगर उस समय कोई आपसे पैसा मांगने आए तो तुरंत आप उसके पैसे लौटा सको। ठीक है, तो ये होता है क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अमलगमेशन क्या होता है और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक बार मैं डिफरेंशिएट आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो मीनिंग के आधार पे जब दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ मिलके आती है और एक नई कंपनी बनाती है, सपोज कर लो ABC एक साथ आई और ABC नाम की नई कंपनी बना ली, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया सर अमलगमेशन, पता चल गया सर हमें। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, कंपनी वही रहती है, वो इंटरनली एफर्ट कर डालती है, एक्सटर्नली एफर्ट डालती है। ठीक है,
क्या कोई नई कंपनी बनती है? यस सर, अमलगमेशन में ABC नाम की नई कंपनी बन गई। ठीक है। और इसमें क्या होती है, देखो इंटरनली नो, इंटरनली का मतलब समझ गए, कंपनी वही है, उसने क्या करा, एसेट और लायबिलिटी चेंज करा। हाँ जी सर। एक्सटर्नली यस, हाँ जी सर, किंगफिशर बंद हो गई, नई स्पैरो नाम की कंपनी खड़ी हो गई। तो देखो एक्सटर्नली अगर रिकंस्ट्रक्शन करा तो एक ही, अपनी कंपनी को बचाना, एक्सपेंशन ग्रोथ करना, फाइनेंशियली रिस्ट्रक्चर करना, एक ही बात है, अपनी कंपनी को एट द एंड अभी बचाना। अमलगमेशन में क्या होती है, पुरानी दोनों कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। अगर मान लो मैं इंटरनली यूज़ करता हूँ रिकंस्ट्रक्शन, क्या मैंने कंपनी बंद होने दिया, नहीं, मैंने अपनी एसेट लायबिलिटी में चेंज करा। ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नली लिखना भूल गई। ठीक है। पर अगर मैं एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्शन करता हूँ तो मैंने अपनी कंपनी को बंद कर दिया, मैंने एक नई कंपनी स्पैरो नाम की चालू कर ली, याद है ना आपको? हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा देख सकते हो थ्योरी पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया अमलगमेशन और मर्जर का। अगर आपको समझ आया हो अमलगमेशन और मर्जर, जैसे कि मैंने आपको, सॉरी, अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था, इसको इस तरीके से मैं समझा दूंगा इस कंसेप्ट को, ये बिल्कुल आपको क्या लगने लगा, हलवा लगने लगा। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, ताकि वीडियो लंबी ना हो, क्या करें, हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ। देखो क्वेश्चन सबसे पहला, ठीक है, क्वेश्चन किस पे बेस है, अमलगमेशन पे बेस है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है। ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, अमलगमेट हो गए, नई कंपनी क्या बनी, एक्स वाई। वाह, एक्स प्लस वाई क्या बनी, एक्स वाई। समझ गया सर? हाँ, तो बंद वाल होने वाली कंपनी कौन सी है, एक्स वाई। नई कंपनी कौन है, एक्स और वाई। हाँ जी सर। ठीक है। अब देखो बंद होने से पहले जाहिर सी बात है ना, कंपनी की बैलेंस शीट बनी है, तो ये एक्स कंपनी की बैलेंस शीट बनी हुई है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है ऊपर नीचे होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। एक्स कंपनी में देखो 5 लाख का क्या है, कैपिटल है, 1 लाख का रिजर्व है, और 1.5 लाख के क्या है, उसके क्रेडिटर है। ठीक है। ये एक्स लिमिटेड के कंपनी के फाइनेंशियली पोजीशन है। एक्स लिमिटेड में फिक्स एसेट कितने का, 6 लाख का स्टॉक, 1.5 लाख का डेटर, 1 लाख का कैश, 50,000 का। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया किसकी, एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट पढ़ने। ठीक है। सेम उसी प्रकार 3 लाख का इसके पास कैपिटल है, 50,000 का प्रॉफिट कमाती है, 1 लाख का क्रेडिटर हो गया। ठीक है। और 3-3.5 लाख का इसके पास फिक्स एसेट है, 1 लाख का स्टॉक है, 75,000 का डेटर है, 25,000 का कैश है। ठीक है बच्चों। अब कंपनी क्या कह रही है, एडिशन बोलिए, एक्स वाई लिमिटेड एग्री हो गए, यानी सहमत हो गया अपनी एसेट एंड लायबिलिटी को क्या करने, टेक ओवर करने के लिए, मतलब बेचने के लिए। जाहिर सी बात है ना, फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया नहीं है, एक 4.5 लाख की कंपनी, एक 7.5 लाख की कंपनी, क्या कंपनी है ये। ठीक है। तो देखो परचेज कंसिडरेशन कैसा हुआ, एक्स प्लस वाई क्या बन रहे हैं सर, एक्स वाई, अभी आपने ऊपर बताया, हमने पढ़ा क्वेश्चन में। ठीक है। तो एक्स वाई जो नई कंपनी बन रही है वो क्या कह रही है, वो कह रही है एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर को मैं आपको 6 लाख रुपए दूंगी, वाई लिमिटेड को बोल रही है 3,20,000 रुपये दूंगी। अब बताओ बच्चों, एक्स को 6 लाख मिल रहा है, वाई को 3,20,000 रुपये मिल रहा है, तो आप इससे क्या बोलोगे, मर्जर या परचेज? सर परचेज, पैसे मिल गया, शेयर होल्डर नहीं दिया हमने, शेयर्स नहीं दिया, कंडीशन वोलेट कर दी मर्जर की। अगर ये मर्जर होता तो यहाँ पैसे नहीं मिलते इसे, इसकी जगह क्या मिलते, शेयर्स मिलते। पर यहाँ पे क्या हुआ, पैसे मिले, यानी परचेस हो गया, यानी परचेस के तरीके से हमें सोल्व करना होगा। ठीक है। परचेस कंसिडरेशन जो है इस पेड कैसे पेड किया, इक्विटी शेयर 10 रुपये ईच के हिसाब से। तो कैलकुलेट करो सबसे पहले, देखो बच्चों परचेज कंसिडरेशन कितना मिला, 6 लाख का, तो 6 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो कितने का हो जाएगा, 60,000 रुपये का शेयर्स। ठीक है। कितने का मिला, 60,000 के शेयर्स की वैल्यू होगी ए बी, एक्स वाई लिमिटेड में, सॉरी यहाँ पे अगर मैं आपको ए बी बोल दूँ तो प्लीज़ बच्चों एक्स वाई से समझना, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है। तो देखो एक्स लिमिटेड को कितने के शेयर मिले, 60,000 के शेयर्स मिल रहे। वाई लिमिटेड को कितने पैसे दिए, 3,20,000 रुपये। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कितने शेयर मिल जाते हैं उसे, 32,000 के शेयर वाई लिमिटेड को मिल जाते हैं। समझ गया आप, यहाँ परचेज कंसिडरेशन, ये तो कुछ नहीं करा मैंने, क्वेश्चन ने दे रखा था मुझे 6 लाख रुपये इसको दिए, 3,20,000 रुपये इनको दिए। हाँ जी सर, यहाँ तो हमें समझ आ गया सर। ठीक है। अब हम चलते हैं कि आपने नेट एसिड, यानी एक्स लिमिटेड को जो मैं खरीद रहा हूँ, यानी एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो एक्स लिमिटेड के पास 6 लाख की एसेट है, आहा एसेट यानी पैसे मिले, उसका 1.5 लाख का स्टॉक पड़ा, यानी 1.5 लाख रुपए को स्टॉक को मार्केट में बेच के 1.5 लाख रुपए कमा सकता हूँ। 1 लाख का डेटर पड़ा है, यानी डेटर कौन होता है, जिसको हम सेल करते हैं और उधारी पे सेल कर रखा है, तो जाहिर सी बात है उससे ही मुझे पैसा रहना है। 50,000 रुपये का तो कैश पड़ा है इन हैंड, बटुए से निकालने वाला कैश, ये तो तुरंत मिल जाएगा मुझे।
इसके बदले मुझे सिर्फ कितना पे करना है, 1.5 लाख रुपए पे करना है। 1.5 लाख की इसने उधारी ले रखी है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको प्लस माइनस करूँ तो आखिरी में मुझे कितने का फ़ायदा हो रहा है बच्चों, 7.5 लाख का फ़ायदा हो रहा है। 7.5 लाख का फ़ायदा हो रहा है और 6 लाख रुपए ही पे कर रहा हूँ मैं। तो देखो 1.5 लाख रुपए का मेरा क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट। देखो कंपनी देख रहा है घाटे का सौदा नहीं कर रही है। कंपनी क्या कह रही है, देख कंपनी इनडायरेक्ट वे में 7.5 लाख रुपए ले रही है और इसके बदले में दे कितना रही है, 6 लाख रुपए। तो 1.5 लाख का फ़ायदा हो गया ना। ये होता है एक बिजनेस माइंड। कंपनी भी खरीद ली सामने वाले से और उसमें भी प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अब वाई लिमिटेड का चलते हैं। वाई लिमिटेड में देखते क्या करा, घाटा कमाया या प्रॉफिट कमाया इन्होंने। वाई लिमिटेड, आजा वाई लिमिटेड। सर वाई लिमिटेड में फिक्स एसेट 3.5 लाख की है, ओके सर। स्टॉक 1 लाख की है, ओके सर। डेटर 75,000 के, ओके सर। कैश 25,000 का। ये सारे तो सर मुझे पैसे, यानी मुझे वाई लिमिटेड को बेच के मैं इतना कमा सकता हूँ मार्केट में। और वाई लिमिटेड को तो सिर्फ 1 लाख रुपए का क्रेडिटर है ना, वाई लिमिटेड ने सिर्फ 1 लाख का लोन ले रखा जिसे मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करा कंपनी ने, देखो तो बच्चों इसमें देखो, इसमें नेट कंपनी को कितना मिलेगा, यानी एक्स वाई कंपनी कितना रुपया ले लेगी वाई लिमिटेड से, 4.5 लाख रुपए। लेकिन पे कितना कर रही है उसे, सिर्फ 3,20,000 रुपये। कितना पे कर रही है, 3,20,000 को ऊपर पढ़ा है कंसिडरेशन, 3,20,000 रुपये दिया, क्वेश्चन में लिखा है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप जो क्या करो, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस पीडीएफ की फोटोकॉपी निकाल लो और आप देखो वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बार बार ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितने का हो गया, 1,30,000 रुपये। यानी कंपनी ने यहाँ से भी क्या करा, प्रॉफिट कमाया। यानी एक्स से तो कमा वाई से भी प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे थोड़ा ना कंपनी बन रही है, ऐसे थोड़ा ना एक्स वाई कंपनी कमा रही है, ठीक है। तो देखो ये तो हमने सर समझ लिया तरीका आपने बताया, पर पेपर में सर जनरल एंट्री पूछता है और यही क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो जनरल एंट्री कैसे पास करे जाएगी। तो देखो एक्स लिमिटेड की बुक में आप क्या लिखोगे, एक्स लिमिटेड की बुक में लिखोगे रियलाइजेशन। ये एक नया अकाउंट होता है, बस आप ये याद कर लो कि रियलाइजेशन वर्ड आता है इसमें। ये 12th का कंसेप्ट है, मैं उसे पढ़ाने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करूँगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसिड। यानी ये आप क्या बता रहे हो, कह रहे हो कि एक्स लिमिटेड के पास 9 लाख का एसिड है। कितने लाख का, 9 लाख का एसिड है, वो मैंने ले लिया, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई है, बुक में करके दिखाओगे। दूसरा क्रेडिटर 1.5 लाख का था, तो क्या करोगे, डेट क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये दूसरी एंट्री पास करी आपने, ठीक है। इसके बदले में आपने कितने रुपए दिया, एक्स लिमिटेड ने 6 लाख रुपए दिया। जो जो ऊपर आपने पढ़ा सिर्फ वही लिखना है। तो एक्स वाई लिमिटेड ने क्या दिया, 6 लाख रुपए दिया टू रियलाइजेशन। देखो आपको रियलाइजेशन रियलाइजेशन रियलाइजेशन, ये एक नया तरीका अकाउंट खुल जाता है जब कंपनी बंद चालू होती है तो केस में, ठीक है। और आखिरी में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था एक्स वाई ने, तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ गए बच्चों एंट्री। देखो यहाँ पे एसिड लिया तो ये एंट्री पास करी, लाइबिलिटी को पे करा तो क्रेडिटर टू रियलाइजेशन एंट्री पास करी, ठीक है। 6 लाख रुपए भी एक्स वाई ने पे करा तो एक्स वाई लिमिटेड ने अपने नाम से एक एंट्री पास करी, टू रियलाइजेशन करा। और इसमें 1.5 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो कंपनी ने क्या लिखा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यानी एक्स वाई कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ये, ठीक है बच्चों। सेम एंट्री वाई लिमिटेड के लिए डिट्टो, बिल्कुल ही सेम है सर, सेम बिल्कुल नहीं नहीं नहीं। डिट्टो सेम का मतलब होता है सिर्फ आगे के ये वर्ड सेम होंगे, ये नहीं कि आप अमाउंट भी सेम लिख दो, उनके अमाउंट अलग हो गए। तो आप क्या करना, ऊपर मैंने आपको बता दिया है, आप उस तरीके से क्या करना, नई एंट्री पास कर देना। मैं ऐसे नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। ओके सर हम समझ गए। तो सर आपने एक्स लिमिटेड को बता दिया, मुझे वाई लिमिटेड बता दिया, क्या एक्स वाई लिमिटेड का भी कराओगे। हाँ पेपर में पूछेगा 3 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अगर मान लो एक नई कंपनी जो मैंने बनाई एक्स वाई लिमिटेड, वो दिखेगी कैसे, वो ऐसे दिखेगी। उसमें कैपिटल कितने का दिखेगा, 9,20,000 रुपये का, ठीक है। क्रेडिटर कितने का दिखेगा, 2.5 लाख का। यानी एक्स के भी जुड़ गए क्रेडिटर और वाई के भी जुड़ गए, ठीक है। कैपिटल रिजर्व, एक्स का भी कैपिटल रिजर्व आया था, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था एक्स कंपनी से, वाई कंपनी से भी कमाया था। तो देखो 2,80,000 रुपये ये जुड़ गए, ठीक है। ये फिक्स एसेट कुछ नहीं करना, जो जो ऊपर आपको ये नाम दिख रहे थे एक्स और वाई का, वो जोड़ते रहो। एक्स से भी फिक्स एसेट लिया था, वाई से भी, तो एक्स और वाई के फिक्स एसेट को जोड़ दिया तो 9,50,000 रुपये बैठे। ऐसे ही एक्स के स्टॉक लिए थे, वाई के स्टॉक लिए थे, दोनों को जोड़ दिया तो 2,50,000 बैठे। एक्स के भी डेटर थे, वाई के भी डेटर थे, दोनों को जोड़ दिया तो 1,75,000 के बैठे। एक्स के पास भी 50,000 कैश था और वाई के पास 25,000, तो 75,000 का कैश ले दिया। और आप सरप्राइजली, आप बिलीव नहीं करोगे, एट द एंड आपका जो टोटल है पूरा मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक्स लिमिटेड को भी सीख लिया,
वाई लिमिटेड का भी सीख लिया, एक्स वाई लिमिटेड का भी सीख लिया। तो बच्चों इस सीरीज़ में हमने क्या सीखा? इस सीरीज़ में हमने सीखा कि अमलगमेशन क्या होता है सर, रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है सर, मर्जर क्या होता है सर, ठीक है। और साथ में क्या सीखा? ठीक है बच्चों, मर्जर पढ़ा हमने, परचेस भी क्या करा इसमें पढ़ा, और साथ साथ आपने सर पूरा एक न्यूमेरिकल कराया जो पूरे देख लो यूट्यूब पे कहीं नहीं, इसमें मैंने पूरा करेक्ट डाल दिया पेपर में। एक्स लिमिटेड के बुक्स बता दिए कैसे क्लोज होते हैं, वाई लिमिटेड के ही मैंने बता दिया, एक्स वाई लिमिटेड के बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा अमलगमेशन चैप्टर मैंने यहाँ पूरा कंप्लीट करा दिया। सेम वही लाइन आखिरी में, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है बच्चों। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इस नोट्स को, तो मैं कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये नोट्स, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चाहते हो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन सर आप कराओ, इस क्वेश्चन से हमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आया, हालांकि हमें समझ आ गया, तो आप प्लीज़ कमेंट में डालना। मैं आपके साथ 5-10 क्वेश्चन की एक सीरीज लॉन्च कर दूंगा, उसमें हम सारा अमलगमेशन और मर्जर के क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एट द एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिखना कि मेरी वीडियो कैसे लग रही है। और थैंक यू बच्चों, किसके तरफ से? ऑल इन वन क्लासेस की तरफ से। और आखिरी में जब बोलते हैं डरने की क्या बात, जब ऑल इन वन क्लासेस है आपके साथ। तो इसी कोड के साथ स्वस्थ रहिए, गुनगुनाते रहिए, खाते पीते रहिए और पेपर की तैयारी जोरों शोरों से करते